क्या आपको पता है अमूल के कंपटीटर्स अपने रेवेन्यू का 8 से 15% एडवर्टाइजिंग पर खर्च करते हैं और अमूल कितना करता है? तो ये जानकर आप चौंक जाओगे। मात्र 1%। अमूल अपनी कमाई का मात्र 1% एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। तो अमूल ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बात होती है आज़ादी से पहले की। तब हमारे देश में दूध का कारोबार मिडिल मैन और ठेकेदार लोग चलाया करते थे और दूध किस भाव में बिकेगा ये भी ठेकेदार लोग ही डिसाइड किया करते थे, क्योंकि दूध कोई स्टॉकेबल आइटम तो है नहीं जो इसे साल 6 महीने तक स्टॉक कर सके। इसीलिए जो भाव कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड किया करते थे उसी भाव में बेचारे किसान को दूध बेचना पड़ रहा था, जिससे बेचारे किसान काफी दुखी भी थे। बॉम्बे मिल्क स्कीम के तहत दूध को पेस्चराइज करके आनंद से बॉम्बे ले जाना पड़ रहा था और इसके पूरे टेंडर का एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने पॉल्सन लिमिटेड के साथ किया था। लेकिन अभी भी इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं था। गवर्नमेंट ने अपना फायदा देखा, पॉल्सन ने अपना फायदा देखा और कॉन्ट्रैक्टर अपना फायदा लेकर घर चले गए, तो किसानों का किसी ने सोचा ही नहीं। इसी बीच एंट्री होती है त्रिभुवन दास पटेल की, जो दूधिया किसानों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। त्रिभुवन दास पटेल एक क्रांतिकारी भी थे, जो एक बार एक आंदोलन के चलते जेल भी जा चुके हैं। अब 1945 में त्रिभुवन दास पटेल किसानों को सरदार पटेल से मिलने को बोलते हैं, क्योंकि 1942 से ही सरदार पटेल किसानों के कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे रहे थे। जब किसानों ने अपनी प्रॉब्लम सरदार पटेल को बताई तो वे उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ताकत है, जिससे किसानों को भी समझ आ चुका था कि हम लोगों को एक होकर लड़ना होगा, जिससे सभी किसान एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी कि किसानों को दूध को पेस्चराइज करने के लिए एक पेस्चराइजेशन प्लांट की जरूरत है, ताकि बिना किसी कॉन्ट्रैक्टर के बॉम्बे वाली स्कीम से डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकें। और फिर मोरारजी देसाई भी किसानों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में फुल मदद करती हैं। जहाँ 1946 में समरगा गांव में मोरारजी देसाई एक मीटिंग बुलाते हैं और डिसाइड होता है कि कायरा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं उन सब में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड की जाएगी और पूरे गांव के किसान उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना दूध सेल करेंगे। और अगर गवर्नमेंट को दूध चाहिए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ गवर्नमेंट को एक एग्रीमेंट फिक्स करना होगा। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बनने से ही मना कर दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने स्ट्राइक कर दी। 15 दिनों तक ये स्ट्राइक चली, जिसके चलते गवर्नमेंट की बॉम्बे मिल्क स्कीम भी कोलैप्स कर गई और सारी डिमांड्स गवर्नमेंट किसानों की मान लेती है। फिर कायरा डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड की शुरुआत होती है, लेकिन अभी भी किसानों के लिए पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। त्रिभुवन दास पटेल ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी किसानों के लिए होना चाहिए। इसीलिए पूरी यूनियन के लोगों ने एक मॉडल तैयार किया, जिसमें 3 लेयर थी। तो जो बॉटम लेयर थी उसमें है विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो मिडल लेयर है उसमें है मेंबर यूनियन, और जो टॉप लेयर है उसमें होंगे स्टेट फेडरेशन, जिसमें मेंबर यूनियन आते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अमूल के पास 18,600 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिसमें 30 लाख से ज्यादा फार्मर्स हैं, और ऊपर वाली लेयर में 18 मेंबर्स यूनियन आते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक। और जो टॉप लेयर है उसमें एक फेडरेशन आती है मेंबर्स यूनियन की। तो देखिए त्रिभुवन दास जी ने शुरुआत 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज से की थी और 200 से 250 लीटर मिल्क डेली का प्रोड्यूस करते थे। सन 1948 तक 432 किसान इस यूनियन का पार्ट बन चुके थे, जिससे अब 5000 लीटर मिल्क डेली का प्रोड्यूस हो रहा था। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि सर्दियों में गर्मियों के मुकाबले 2.5 गुना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, जो फार्मर्स के लिए एक अच्छी बात थी। अगेन एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर वर्गीस क्यूरिन। 1949 में हेड ऑफिसर बनते हैं डेयरी डिवीजन के। आनंद डिस्ट्रिक्ट में इनको पोस्टिंग दी जाती है और उसी बिल्डिंग के अंदर ये काम कर रहे थे जिसमें कायरा कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी काम कर रही थी, जिसके चलते यहाँ पर त्रिभुवन दास और वर्गीस क्यूरिन की दोस्ती हो जाती है। और इनफैक्ट जब भी कायरा कोऑपरेटिव की कोई भी मशीन खराब होती थी तो क्यूरिन आकर उसे ठीक कर देते थे, और इसी के चलते वर्गीस क्यूरिन कायरा कोऑपरेटिव के एग्जीक्यूटिव हेड भी बन जाते हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, वर्गीस क्यूरिन ने अमूल का नाम रखा था, जिसका मतलब है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो यहाँ पर अमूल का नाम भी मिल चुका था, अब टाइम था अमूल की मार्केटिंग का। तो क्यूरिन इस अमूल गर्ल को लेके आए। ये ऐड 1966 में शुरू हुआ था और अभी इसे लॉन्गेस्ट रनिंग ऐड में गिना जाता है। फिर चाहे भारत पाकिस्तान का मैच हो या फिर इलेक्शन हो, अमूल गर्ल अपने से उसको अटैच कर ही लेती थी। अब यहाँ पर अगेन एक प्रॉब्लम थी। अमूल का जो बटर था वो पॉल्सन के बटर के सामने फ्लॉप था। जहाँ अमूल का बटर सफेद और ताजी क्रीम का था, वहीं पॉल्सन का बटर पीला और बासी क्रीम का था, जिससे पॉल्सन का बटर ज्यादा डिमांड पर लाइक किया जाता था। यहाँ पर अमूल भी बासी क्रीम का बटर बनाने लगा, लेकिन अभी भी अमूल का बटर फ्लॉप था। फिर जब इसके पीछे का रीजन जाना गया तो बड़ा ही शॉकिंग रीजन सामने निकल कर आया। पॉल्सन अपने बटर के अंदर नमक भर भर कर डालता है और साथ ही बटर बनाने के लिए गाय के दूध का यूज करता है, जिससे बटर नेचुरल येलो हो जाता है।
तो फिर क्या था, जैसा सभी लोग करते हैं वैसा अमूल ने भी किया। पॉल्सन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कॉपी किया अमूल ने, जिससे पॉल्सन का बटर लोग धीरे धीरे भूल गए और अमूल का बटर इस रेस का राजा था। लेकिन अभी अगेन एक प्रॉब्लम थी, अमूल के पास इतना दूध था कि इसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने का कोई आइडिया नहीं था। फिर अब एंट्री होती है एच एम दलाई की। इन्होंने सिंपली क्या किया, जो एक्स्ट्रा मिल्क था उससे इन्होंने कंडेंस्ड मिल्क, स्किम मिल्क पाउडर और चीज़ बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट में अमूल का अच्छा नाम था। अब साल था 2020, जब पूरे देश में मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया था। लॉकडाउन की वजह से जो डेयरी इंडस्ट्रीज थी वो डेली का 113 करोड़ का लॉस कर रही थी, लेकिन अमूल ने इस लॉकडाउन में 700 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। पता है कैसे? जहाँ पर सारी कंपनियों पर ताला लग गया था, वहाँ पर अमूल ने 33 नए प्रोडक्ट निकालकर किसानों से 35 लाख लीटर एक्स्ट्रा दूध लिया और वर्कर्स और फार्मर्स को इंसेंटिव्स भी दिया। तो इतना सब अमूल ने कैसे किया, आइए समझते हैं इस मार्केटिंग को। मिस्टर आर एस सोडी तब अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो आर एस सोडी ने सबसे पहला काम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर किया, क्योंकि लॉकडाउन में एसेंशियल चीज़ों की परमिशन थी और मिल्क जो है वो एसेंशियल गुड में आता है। लेकिन यहाँ पर अमूल जैसी डेयरी कंपनीज काफ़ी लॉस झेल नहीं थी, क्योंकि बिजनेस का सिंपल लॉ कहता है जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो वो सेल नहीं होगी, और जब वो सेल नहीं होगी तो कंपनी घाटे में जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर कैफे, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद थे। डेयरी कंपनीज यहाँ से 20% बिजनेस कवर करती हैं। डेयरी कंपनीज इसी घाटे से बचने के लिए फार्मर्स से मिल्क कलेक्टिंग प्रोसेस को रोक दिया। लेकिन अमूल के आर एस सोडी ने मार्केटिंग सप्लाई पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि सभी कंपनीज ने फार्मर्स से दूध लेना बंद कर दिया है, जिससे फार्मर्स का दूध भी बच रहा है, और सेकंड चीज, मार्केट में डेली बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई है और सप्लाई है नहीं। और कोविड के टाइम लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो गए, जिससे लोग पैक्ड चीज़ का यूज ज़्यादा कर रहे थे। तो आर एस सोडी ने इस बात को समझा और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी पर अपने प्रोडक्ट को रन कराया। और आपको मालूम है, डेयरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल बाहर के फूड आइटम्स में होता है। चीज़ की डिमांड 80% तक इंक्रीज हो गई थी और अमूल के प्लांट 115% की कैपेसिटी पर रन कर रहे थे। लेकिन ये कभी पॉसिबल ना होता अगर अमूल इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज ना करता। जैसे अमूल ने अपने सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग एक ही ब्रांड नेम से की, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे समझो, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप जानते होंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांड्स आती हैं, जैसे सनसिल्क का 1 रुपया वाला शैम्पू, एक्स का परफ्यूम, डब का सोप, ये सब अलग अलग ब्रांड नेम से चलती हैं। लेकिन अमूल का आपने कभी सुना है? रॉकेट छाछ, जीनियस चॉकलेट? नहीं सुना होगा, क्योंकि अमूल खुद में एक ब्रांड नेम है, जैसे अमूल चीज, अमूल चॉकलेट एसेट्रा। और अमूल ने अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग भी लाइक अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, इन जगहों पर भी दबा के मार्केटिंग की है। उस टाइम लोगों के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना नया नया सा था। जैसे डिमोनिटाइजेशन के टाइम सब एटीएम नहीं पेटीएम यूज कर रहे थे। तो आपको भी जानना है पेटीएम ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज किया है, तो इस वाली वीडियो में मैंने पेटीएम की सारी स्ट्रेटेजी को एक्सपोज किया है, जाकर देखो।